Assalamualaikum, welcome to another video. I am Ahmed Raza, head of English Proficiency Test at Edify Group of Companies. सितंबर इनटेक पास है, स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं अपने टेस्ट की, आइल्स पीटी। तो मैंने सोचा मैं एक डिटेल वीडियो बना दूं राइटिंग टास्क के ऊपर। ये आपको काम आएगा आपके पीटी टेस्ट में भी, और ये आपको अब काम आता है आपके आइल्स के अंदर तो स्पेसिफिकली आएगा, क्योंकि ये उसी को टारगेटेड है। और यही जो है आपको टेक्निक काम आ सकती है अगर आप QAHE का, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ का इंटरनल टेस्ट होते हैं ना, अगर आप उसमें भी जा रहे हो, जैसे पासवर्ड टेस्ट है या फिर जिस तरह से QAHE का टेस्ट है, तो उसमें भी आपने ऐसे लिखना होता है, तो ये आपको उसमें भी काम आ जाएगा। एक फिक्स पैटर्न होता है, एक अच्छा ऐसे कैसे लिखते हैं, लेकिन प्राइमरीली फोकस करना है उन लोगों के लिए जो कि आइल्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिटेल्ड एंड वैल्यूएबल, आई रियली होप कि इट बिकम्स अ वैल्यूएबल वीडियो फॉर यू. So without any further ado, without any hedging, let's get started. There are 5 types of essays that you will see in your exam. Many people don't know their names. It's important to know the vocabulary. आपको पता होना चाहिए कि डिस्कशन ऐसे किसको कहते हैं, ओपिनियन ऐसे किसको कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे किसको कहते हैं, फ़र्क क्या है इनमें। देयर आर टोटल 5 टाइप्स। इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो कि मैं आज आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर सैम्पल रिस्पॉन्सेज हैं हर क्वेश्चन टाइप के। वी हैव ओपिनियन, वी डू हैव अ डिस्कशन ऐसे, प्रॉब्लम्स जो कॉज ऐसे है, प्रॉब्लम सोल्यूशन कहते हैं उसको, वो भी है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे है, उसका सैंपल है मेरे पास। और डबल क्वेश्चन या जिसको डायरेक्ट क्वेश्चन भी कहते हैं, उसका भी हमारे पास सैंपल है यहाँ पे मौजूद। हम क्या करेंगे कि हम डिटेल्ड एक, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि इसमें एक्चुअली इसको ऐसे को अच्छा क्या बना रहा है, ये 7.5 या 8 बैंड वाला ऐसे क्यों है, और जो आप लिखते हो वो क्यों उसमें नंबर नहीं आते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ओपिनियन ऐसे दैट यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन राइट नाउ. Okay, so question that we are dealing here is associated with this thing. Yes, it says the life was better when technology was simpler. To what extent do you agree and disagree? There are two things that you need to understand for the essay. The first thing is always about the first is the structure, and the second is marking criterias. ठीक है, दोनों चीज़ों का इम्पोर्टेंट है आपको जहन में रखना, चूंकि इन दोनों के ऊपर ही आपका मार्क्स जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं. What do I mean by structure is that you need to make 4 paragraphs that you can see here. ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा. There are 4 paragraphs, and every time you will write an essay, you will divide that essay in 4 different paragraphs. That is the structure part. It has to do with the structure thing, right? दूसरा इज़ द मार्किंग क्राइटेरिया, जिसमें हमें पता है कि टास्क अचीवमेंट आता है, वोकैबुलरी आता है, ग्रामर, ग्रामेटिकल रेंज एंड आपकी एक्यूरेसी आती है, और आपका कोहेजन एंड कोहेरेंस आती है. अब हम उन दूसरी the second important thing is are the 4 marking criteria. So while you're writing, you have to take care of your structure, you have to take care of those marking criterias. Let's consider the question, and while I am walking you through that question, I will help you understand कि स्ट्रक्चर कहाँ फॉल कर रहा है, एंड आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि मार्किंग क्राइटेरियाज क्यों अच्छे हैं इसके अंदर. क्वेश्चन में वो हमें कहता है जी कि लाइफ वाज बेटर व्हेन टेक्नोलॉजी वाज सिंपलर. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री एंड डिसएग्री. जब भी आपके पास ये चीज़ लिखी होगी, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री, यहाँ पर सिंपली डू यू अग्री, डू यू डिसएग्री, आप समझ जाओगे कि दिस इज ओपिनियन ऐसे, चूँकि वो आपके बारे में पूछ रहा है कि आप इसके साथ अग्री या डिसएग्री करते हो. सो दिस इज ओवर क्यू दैट इट इज़ एन ओपिनियन ऐसे, ऊपर लिखा भी हुआ है. The first thing that you always need to do, that you can see here in the yellow part, is the paraphrasing of the question. In the introduction, so the structure wise अगर हम बात करें, तो first thing that you need to do is write your introductory paragraph, the first paragraph. That is the first thing in the structure. Then you will add 2 body paragraphs explaining whatever you have started off, and then you will add with the 4 paragraph that is going to be the conclusion. So that is going to be all about the structure. Now, marking criteria. The task achievement is that you need to tell the reader, the examiner, which side you are taking. अगर आपने अग्री डिसएग्रीमेंट यानी कि ओपिनियन ऐसा आया, तो आपने क्लियरली बताना होता है शुरू में कि आप अग्री कर रहे हो या आप डिसएग्री कर रहे हो. अगर आपने डिस्कशन ऐसे, तो दोनों साइड की बात करनी होती है. इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करने का तरीका हर क्वेश्चन के अंदर सेम रहेगा, चाहे वो ओपिनियन हो, डिस्कशन हो. आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पकड़ना है और उसको पैराफ्रेज करना है. प्रॉब्लम क्या है, जब मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट, तो बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि जो टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री डिसएग्री वाला पार्ट है ना, ये भी इस क्वेश्चन मतलब उसकी स्टेटमेंट का पार्ट ही है. स्टेटमेंट वाला जो हिस्सा है ना, ये पीछे वाला हिस्सा है. दिस इज बेसिकली योर स्टेटमेंट, राइट. द अदर पार्ट इज द क्वेश्चन. इसी तरह एक स्टेटमेंट होगी, जैसे अगर मैं इसको लेट्स से स्क्रॉल डाउन करता हूँ, डिस्कशन ऐसे है. इसमें वो कह रहा है कि सम पीपल वर्क फॉर द सेम ऑर्गेनाइजेशन ऑल देयर वर्किंग लाइफ. अदर्स थिंक that it is better to work for different organizations. अब यहाँ तक जो है ना, this is what we call the statement, and this lower portion is what we call the question.
क्वेश्चन के अंदर वो पूछ रहा है कि डिस्कस बोथ ऑफ दीज व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन. सो दिस इज द डिफरेंस दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. While you are paraphrasing, you always have to paraphrase the statement, not the question. So paraphrase this first thing. In the yellow part, you can see it is argued that our lives were more fulfilling when technology was less advanced. हमने उसी को पकड़ा और उसको थोड़ा सा paraphrase कर दिया. The next part, the next color is about the thesis statement. Thesis is extremely important. It must be part of your introduction. Thesis basically होता है कि आपने एग्जामिनर को ये समझाना होता है मैं क्या करूँगा इस ऐसे के अंदर, बेसिकली ये ऐसे करेगा क्या और कौन से पॉइंट्स के ऊपर मैं हाईलाइट करूँगा उसको। ये एक थीसिस का प्राइमरी मकसद होता है। या इसको ऐसे समझ लो कि एक सेंट्रल आइडिया है पूरे एक ऐसे का, उसकी फाउंडेशन है जिसके ऊपर वो पूरा ऐसे लिखा जा रहा है। तो जब एग्जामिनर पढ़ेगा वो आपके हर पॉइंट को जाके मैच करेगा। आपने मिसाल के तौर पे कहा कि मैं अग्री कर रहा हूँ, तो अब अग्री के पॉइंट्स आपने अपने बॉडी पैराग्राफ में बताने हैं। तो जब एग्जामिनर बॉडी पैराग्राफ्स पढ़ेगा वो देखेगा कि हाँ, क्या ये एग्रीमेंट के साथ ही मैच कर रहे हैं, क्या ये एग्जांपल उसके साथ मैच कर रही है। अगर तो वो आपके थीसिस के साथ ओवरलैप कर रही है, मैच कर रही है, तो दैट मीन्स यू हैव गुड टास्क अचीवमेंट, यू हैव गुड कोहेजन एंड कोहेरेंस। Otherwise, you are lagging in that and you won't score higher. So that is why the thesis is extremely important. So this part that you can see here is basically from this point till the end of it. This is what we call the thesis statement. Thesis क्या कहता है कि this essay disagrees with the statement and believes that computers and the internet have made life better. We have decided that we will not agree with this. It is fine. It is totally fine to disagree with the statement. उस पे नंबर नहीं कटते. नंबर जिस चीज पर करते हैं वो ये कि अगर आपने कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट दे दिया है, एग्जामिनर को पता नहीं चल रहा कि एग्री है या डिसएग्री है, वंस यू पिक अ पॉइंट एंड यू जस्ट क्लियरली मेंशन इट, यू आर फाइन. सो हम इसके साथ जी डिसएग्री कर रहे हैं, हमारा जो है वो डिसएग्रीमेंट है. और दिस ऐसे विल फर्स्ट डिस्कस हाउ स्मार्टफोन्स हैव सेव्ड अस टाइम एंड ऑल्सो अबाउट द इंटरनेट हैज इम्प्रूव्ड एजुकेशन फॉलोड बाय अ रीजंड थिंग. Important point here is I am going to make two paragraphs, and in each paragraph, I will discuss one point. Both of those points are being mentioned in the introductory paragraph in the thesis. This is what you can say is, oops, this is the point number one, and this is the point number two, right? So, what we are dealing here is with the disagreement point, and I've said 2 points: smartphone saves us time, and the internet has improved the education. These points will be discussed in the body paragraph and will be supported by examples and the logical reasoning. And that is what your thesis should be all about. कोई भी ऐसे होगा उसमें आपने यही काम करना है. Just to make you understand this, let me scroll down a little bit and let me show you the other essays. अब मिसाल के तौर पे आप इस डिस्कशन ऐसे को देखो. सम पीपल वर्क फॉर सेम ऑर्गेनाइजेशन ऑल देयर वर्किंग लाइफ, अदर्स थिंक दैट इट इज बेटर टू वर्क फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. डिस्कस बोथ ऑफ दीज व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. अब ये डिस्कशन ऐसे क्योंकि उसमें उसने हमें दोनों डिस्कशन करने को कहा है, उसने हमें ये नहीं कहा कि चूज कर लो. अब इसका देखो कि पहले येलो में उसने वही काम किया कि जो स्टेटमेंट वाला पोर्शन है उसको पैराफ्रेज किया हुआ है येलो कलर के अंदर. इन द पास्ट पीपल यूज टू वर्क फॉर सेम कंपनी ऑल देयर लाइव्स. इन रीसेंट ईयर्स देयर हैव बीन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर टू वर्क फॉर अ वैरायटी ऑफ कंपनीज. वही बात करनी है बट इन अ डिफरेंट वर्डिंग. This portion of the thesis is this essay will show that despite there being many financial benefits to having a one company career, पहला point, it is better to switch. दूसरा point, regularly in order to fully develop. अब smartness यहाँ पर ये है, ये देखो कि वो अपने second point के साथ ये भी बता रहा है कि it is better. This portion I would like to highlight here. You need to pay more attention to this. It is better to switch workplace regularly in order to fully develop. ये राइटर का अपना ओपिनियन भी शोकेस कर रहा है और ये भी बता रहा है कि दूसरी साइड पर जब मैं बात करूंगा तो मैं कौन सा पॉइंट हाईलाइट करूंगा. पहली साइड पे मैं बताऊंगा कि उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, दूसरी साइड पे मैं बताऊंगा कि रेगुलरली करने से आप ज़्यादा डेवलप करते हो और मुझे ये लगता है कि वो बेटर है. और उन्होंने ये पूछा हुआ था कि डिस्कस बोथ ऑफ दीज व्यूज एंड गिव योर पर्सनल ओपिनियन. तो थीसिस के अंदर हम अपने पर्सनल ओपिनियन का भी जिक्र कर रहे हैं और हम सटल तरीके से ये भी बता रहे हैं कि कौन से पॉइंट्स मैंने डिस्कस करने हैं. हमेशा थीसिस के साथ आपने यही हरकत करनी है कि उसमें आपने पॉइंट्स लाजमी बताने हैं. हम थोड़ा सा इसको अगेन स्क्रॉल डाउन करते हैं, प्रॉब्लम सोल्यूशन वाली चीज़ को देख लेते हैं. नाउ अ डेज मोर एंड मोर पीपल हैव टू कम्पीट विद यंग पीपल फॉर सेम जॉब्स. एक ही जॉब के लिए लोग यंग लोगों से कम्पीट कर रहे हैं जो एल्डर लोग हैं. What problems does this cause? What are some possible solutions? Those seeking a job, again, paraphrase it, those seeking a job are now facing stiffer competition from the younger generation. Thesis wala part, गौर कीजिएगा. This essay will suggest that the main problem this causes is higher poverty among older people. So that is our problem. And
below we're going to give the solution and propose lowering the retirement age as a possible solution. और उसका हल क्या है वो ये है, followed by a reasoned conclusion. मैंने ये भी बता दिया कि मैं इसको प्रॉब्लम सॉल्यूशन को हाईलाइट करूंगा थीसिस के अंदर, और साथ में ये भी कन्वे कर दिया कि मैं पॉइंट मतलब उसमें वजह क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। थीसिस में आप क्लियरली साइड भी ले रहे हो, आप कन्वे भी कर रहे हो आइडिया, और आप अपने पॉइंट्स भी बता रहे हो। ये है खूबसूरती एक अच्छे थीसिस स्टेटमेंट की। ये बेसिकली जो है ना, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन योर एसे, एंड द मोर क्लियर इट इज, द मोर कंसाइज, द मोर यू कैन से, द मोर कोहेजन एंड कोहेरेंस इज बेसिकली दिस, कि उसमें क्लैरिटी कितनी है, एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ कितनी ज़्यादा वेल अटैच्ड एसोसिएटेड है, कितनी सेंस बना रही है, इस चीज़ के नंबर हैं। जितना ज़्यादा क्लियर है उतने ज़्यादा नंबर है। तो यहाँ तक हमारा हमेशा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा। जस्ट टू पैराफ्रेज व्हाट आई हैव सेड सो फार, इफ इट इज़ ओवरवेलमिंग फॉर यू, यू कैन री वॉच इट, शायद स्पीड स्लो करके सुनो इसको, लेकिन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पैराग्राफ. It is always going to be a combination of two things. The first one is going to be your paraphrasing of the question. The second is going to be the thesis statement. Combine these two, you have your beautiful introductory paragraph, and that's it. Moving on. Now, whatever we said in the thesis that we are going to discuss, we just have to expand on that in the body paragraph. Now, for the opinion essay, जो कि हमारा targeted था इसके लिए, उसी पे दोबारा वापस आते हैं. न्यू फोन्स, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा था कि जी हम पहला पॉइंट बताएंगे कि स्मार्टफोन सेव अस टाइम, और दूसरा बताएंगे कि इंटरनेट इंप्रूव करता है, और हम डिसएग्रीमेंट करें. उसी पॉइंट को उठाना है, स्मार्टफोन गेव अस टाइम वाले को, उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करना है. न्यू फोन्स सच एज द आईफोन हैव मेड आवर लाइव्स, daily lives much less laborious. Now, these are the kind of words that you can fill in, थोड़े थोड़े बीच में कहीं पे ऐड कर सकते हो. हायर वोकेबलरी का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपकी हर लाइन में कोई ऐसा वर्ड है जो आपको मुंह टेढ़ा करके बोलना पड़े, जिसके आपको स्पेलिंग जो है बड़ी मुश्किल से याद आ रहे हो या ऐसा कुछ हो. लेक्सिकल रिसोर्सेज डज मैटर, बट लेक्सिकल रिसोर्सेज कैन बी अचीव्ड इन अ वेरी डिसेंट वे एज वेल. जैसे कि अब आप देखो कि यहाँ पर उसने लेबोरियस का वर्ड किया, ऊपर फुलफिलिंग का वर्ड था, और हमारे पास यहाँ पर डिस्कस एंड देन टॉक अबाउट, उसके बाद रीजन कंक्लूजन जैसी जो वर्ड्स हैं, ये सारे डिसेंट वर्डिंग में आते हैं. मतलब आप रिपीट नहीं कर रहे किसी वर्ड को, आप डिफरेंट वर्डिंग के साथ अपना आइडिया कन्वे कर रहे हो. दैट इज़ व्हाट लेक्सिकल रिसोर्सेज. लेक्सिकल रिसोर्स इज नॉट इक्विवेलेंट टू एडिंग very difficult words in every single sentence, in every single line. That does not make your essay look better. सो लेकिन बीच में कहीं कहीं आप अच्छे वर्ड्स ऐड कर सकते हो, जिसने ये लेबोरियस का वर्ड ऐड किया. लेबोरियस इज बेसिकली समथिंग विच इज डिफिकल्ट एंड गिव अस मोर फ्री टाइम. जॉब्स दैट रिक्वायर लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम कैन नाउ बी डन एट अ टच ऑफ अ बटन. उसी पॉइंट को, यानी कि जो उसका एक फर्स्ट पॉइंट था, उसको उसने थोड़ा सा जो है एक्सपैंड किया है अगली लाइन में, और अब वो उसको एग्जाम्पल से सपोर्ट करने लगा है कि फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांटेड टू कम्युनिकेट विद वन अनदर इन द पास्ट, वी हैड टू राइट अ लेटर, take it to the post office, and then wait for it to be delivered. Whereas these days, we can simply tap the email icon on our touch screen and send a message in seconds. So that's how it has made our life easier, proving it with a solid example. Question here is, should we always quantify our example? Should we always add data into it? मतलब मिसाल के तौर पे कि 50% of people these days are using their mobile phone for the work. Is it mandatory to do that? It's not. एग्जाम्पल में क्वांटिफाई कर दोगे तो बेहतर है. अगर आपने एक ऐसे में 2 एग्जाम्पल देनी है तो मैं उसमें सजेस्ट ही करता हूँ कि एक को क्वांटिफाई कर दो, दूसरी को बेशक मत करो. ज़रूरी नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने रीलर्न किया है. आई वुड एडमिट हियर, अगर कोई पुराना स्टूडेंट मेरा देख रहा है तो शायद वो ये कह रहा हो कि सर आप तो कहते थे कि जी क्वांटिफाई करो क्वांटिफाई, बट दिस इज समथिंग दैट आई रीलर्नड. और अक्सर हम अपनी उसमें से सीखते हैं, गलतियों से सीखते हैं. तो विच आई हैव रियलाइज नाउ इज़ के यू डोंट हैव टू क्वांटिफाई एवरी सिंगल एग्जाम्पल. इट डज नॉट मेक इट लुक गुड. ठीक है ना, कर सकते हो तो इट्स फाइन, लेकिन बार बार नहीं करना. ऐसे भी अगर शटल अंदाज से आप अपनी एग्जाम्पल ऐड करोगे तो वो एक अच्छी ही एग्जाम्पल कंसिडर होती है, एंड यू विल स्टिल गेट गुड मार्क्स. ओके, नाउ द सेकंड बॉडी पैराग्राफ विल कंटेन द सेकंड पॉइंट. इट विल कनेक्ट विद दिस. The internet has also enriched our lives by providing us with more information that we could ever need, thus making us more independent and efficient learners. In the past, students had, उसी को explain करेगा वो, फिर उसके बाद example आ जाएगी. For example, there are now thousands of free online courses available on YouTube that anyone can watch and learn from anywhere in the world. That is how you make it cohesive. What cohesion is, I know what was the first point. It came in the first paragraph. It was supported, that point was supported by the example. Then the second point came in the second paragraph. It was supported by the other example.
एंड देन दैट्स सिंपली वी आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद एन एग्जांपल. पढ़ने में बहुत आसान लग रहा है, समझ आ रही है, एग्जामिनर को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है इसके अंदर, उसको बिल्कुल मुश्किल नहीं आ रही है. तो ये एक बेहतरीन कोहेजन एंड कोहेरेंस की एग्जांपल है. और एंड पे कंक्लूजन. कंक्लूजन जो है ना स्टूडेंट्स, आपने कभी भी एक्सपैंड नहीं करना. कंक्लूजन में ज़्यादा मत लिखा करो. कंक्लूजन एक लाइन का, एक सेंटेंस का बहुत है, क्योंकि उसमें हम सिर्फ ओवरऑल स्टोरी को जो है वो कंक्लूड कर रहे हैं. कंक्लूजन में ना तो एग्जांपल ऐड कर सकते हो, ना ही वहाँ पे आगे फर्दर डिटेल ऐड करनी है. डिटेल जो ऐड करनी थी वो पहले कर ली हुई है हमने. कंक्लूजन में हमने सिर्फ उसको कंसाइसली जो है वो ख़त्म करना है. तो दैट इज़ हाउ यू विल डू इट. इन कंक्लूजन, लाइफ हैज़ इम्प्रूव्ड बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, पर्टिकुलरली labor saving devices like phones and learning opportunities provided by the internet. वही 2 पॉइंट जो हमने ऊपर शुरू में थीसिस में बताए थे, वही 2 पॉइंट्स के साथ, थोड़ा सा पैराफ्रेज वर्जन के साथ हम अपने ऐसे को कंक्लूड कर रहे हैं. ये एक बेहतरीन ऐसे है. इस ऐसे में आपको आराम से 7.5 बैंड भी मिल सकते हैं, 7 भी मिल सकते हैं. डिपेंड करता है एग्जामिनर उस वक्त किस मतलब उनके लिए वो चीज़ें क्या 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 मैटर करती हैं. हर एग्जामिनर के थोड़े से ना कह लो कि पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं चेक करने के, थोड़े बहुत उसमें वेरिंग आती है. वैसे दे हैव स्ट्रिक्ट मार्किंग क्राइटेरियाज, बट सम हाउ पर्सन टू पर्सन इट वेरीज. बट यू कैन गेट 7.5 bands with this essay. This is a perfectly written essay. Why? Because it is following the number 1 criteria, which is task achievement. ये क्वेश्चन को आंसर कर रहा है कि मैं डिसएग्री करता हूँ और उसकी ये 2 वजह हैं. दूसरा, ये कोहीसिव है, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से एसोसिएटेड है, दूसरा तीसरे से तीसरा कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, एक तरतीब के साथ ऐसे फ्लो हो रहा है. कन्फ्यूजन नहीं है, पढ़ने वाले को ये नहीं पता चल रहा है ये अभी तो कह रहा था कि डिसएग्री कर रहा है, अचानक इसने कुछ और लिख दिया. वो चीज़ ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इट इज़ फेयरली सिंपल. ऐसे वोकैब है लेकिन नॉर्मल वोकैब है, यानी कि अच्छी वोकैब है लेकिन एग्जैजरेटेड वोकैबलरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो इसको एक बेहतरीन बनाते हैं. एंड ऑल्सो द पॉइंट दैट आई थिंक that we cannot ignore it is that it doesn't have any grammatical errors. So you also need to avoid grammatical errors. आपकी जो grammatical error की जो chances है वो कम होने चाहिए, मतलब of course minimum करना है उसको. But let me tell you a really cool point. इवन द 7 बैंड ऐसे, अगर आप रूब्रिक देखोगे जो आइल्स ने प्रोवाइड किया हुआ है हमें, जो ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से मिलता है या फिर आपको जो इन मतलब अथॉरिटीज़ की तरफ से मिलता है, उस रूब्रिक के अंदर 7 बैंड्स के अंदर भी उन्होंने ये चीज़ मेंशन की होती है कि देर आर स्लाइट ग्रामेटिकल एरर्स. मतलब कि इवन इफ़ यू आर मेकिंग एरर्स यू आर स्टिल स्कोरिंग. तो व्हाट मैटर्स इज़ दैट आर यू एबल टू कन्वे योर मैसेज. ठीक है. हाँ, ये नहीं है कि अब उसमें 10-12 आपकी ग्रामेटिकल एरर्स हैं तो आपको 7 मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. माइनर ग्रामेटिकल एरर्स आर स्टिल एक्सेप्टेबल इफ इट इज़ मोर क्लियर, इफ इट इज़ मेकिंग सेंस, इफ इट इज़ आंसरिंग द क्वेश्चन, इफ इट हैज़ गुड वोकैब, यू विल स्टिल गेट 7 मार्क्स विद माइनर ग्रामेटिकल एरर्स. इट्स फाइन. हर कोई करता है वो. लिखते हुए अक्षर याद नहीं रहते, आप भूल जाते हो, प्रूफ रीड नहीं कर पाते हो, तो इट्स फाइन. ठीक है. इसी पैटर्न के ऊपर अगर हम डिस्कशन ऐसे को भी देखें तो सेम यही चीज़ इस्तेमाल हुई है. उसने पैराफ्रेज करके थीसिस में 2 पॉइंट्स बताए कि मैं इस साइड भी बात करूंगा, इस साइड भी बात करूंगा. और जैसे मैंने कहा कि उसने सटनली फिर साइड भी ले ली कि इट इज़ बेटर टू स्विच वर्क प्लेस रेगुलरली इन ऑर्डर टू फुली डेवलप, एंड दिस इज़ समथिंग लाइक यू कैन गो फॉर. ऑन द अदर हैंड, अब ये देखो, those who believe that having the same job throughout their lives argue that it gives them financial stability long term. Okay, so there's a little bit mistake that I want to highlight here. This is, it's saying on the other hand in the beginning. हालांकि हम ये बॉडी पैराग्राफ 1 लिख रहे हैं और हम स्टार्ट में कनेक्टिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं ऑन दी अदर हैंड. इट्स अ मिस्टेक, राइट? I just didn't focus on it before, I just realize it now. आपने कनेक्टिंग वर्ड्स का भी ख्याल रखना है. जैसे टू बिगिन विद, फर्स्टली, टू स्टार्ट ऑफ, या फिर इन द बिगिनिंग, ऐसा कुछ वर्ड जो बताए कि लाइक यू आर बिगिनिंग. ऑन द अदर हैंड इज समथिंग व्हेन यू हैव गिवन वन ऑप्शन एंड यू आर नाउ गोइंग टू कंपेयर द सेकेंड वन. ये अगर सेकेंड बॉडी पैराग्राफ के स्टार्ट में आता ना कनेक्टिंग वर्ड तो इट वुड हैव बीन फाइन, बट हियर इट्स जस्ट नॉट गुड. यहाँ पर आप नहीं यूज़ कर सकते. हाउएवर इज समथिंग दैट you can use in place of on the other hand in the second body paragraph, not in the first one. तो यहाँ पर आना चाहिए था in the beginning. Those who believe, यहाँ फिर to begin with, those who believe that having the same job throughout their lives argue that it gives them financial stability. long term employees, वही चीज़ है कि उसने कहा था पहला पॉइंट है फाइनेंशियल बेनिफिट्स आते हैं हमें एक ही जॉब पे स्टे करने के लिए, उसी के ऊपर एक्सपेंड करना है. अब एग्जांपल देनी है. फॉर इंस्टेंस, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉइज नॉर्मली रिटायर व्हेन दे आर 55 विद 70% ऑफ देयर फाइनल सैलरी पेड टू देम ईच मंथ. इस एग्जाम्पल को क्वांटिफाई किया गया. अभी मैं पहले ये बात कर रहा था कि क्वांटिफाई कर सकते हैं, करना चाहो कर पाओ तो करो, लेकिन हर एग्जाम्पल को क्वांटिफाई करने की जरूरत नहीं है. अगर नहीं कर पा रहे तो इट्स फाइन. सेकंड,
People working of a variety of companies are given more opportunity to learn different skills. When workers start new jobs, अब वही सेकंड पॉइंट जो ये हमारे पास ग्रीन में लिखा हुआ था उसको हमने सेकंड बॉडी पैराग्राफ में किया, उसको एक्सप्लेन किया, उसको एग्जाम्पल के साथ जो है वो सपोर्ट किया. एग्जाम्पल फिर जो है एक अच्छी एग्जाम्पल होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, डजंट हैव टू बी क्वांटिफाइड, एंड देन यू वुड कंक्लूड इट बाय जस्ट पैराफ्रेजिंग दोज पॉइंट्स. यू कैन रीड इट हियर, you can pause this video, you can read this essay, you can read the previous one as well in detail, and you'll get an idea. You can also get hand on this PDF which has all the question types. You just need to comment below in the video, and our team will send you the link where you can download this PDF version and you can take benefit from it. And if you really want to gain more insights into the writing, or if you want to know anything more about it, you can reach out to us as well. I really hope this video is going to help you a lot in your preparation. तो अभी मैं सिर्फ 2 ऐसे डिस्कशन और मैंने ओपिनियन कवर किया है. देयर इज़ अ प्रॉब्लम सोल्यूशन, देयर इज़ एडवांटेज डिसएडवांटेज, एंड देन देयर इज़ डबल क्वेश्चन. उसका भी रिस्पॉन्स आपको इस फाइल के अंदर मिल जाएगा, विच यू कैन गेट and read, and then you can prepare your tests. I hope you found this helpful. I will see you in the next video, inshallah. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.